हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न मैंने सारे आपको कवर करा दिए हैं, तो वो आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करने। आज हम आपको बताएंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे प्रश्न आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में जो सबसे पहला प्रश्न है वो मैंने आपका यहाँ पर लिया है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। ओके, इसको आपको तैयार कर लेना है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए, इसका आंसर आपको लिखना है। पहले आप हेडिंग डालोगे राजस्व व्यय और फिर आप लिखोगे कि राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार के उन सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कि सरकार के देयता को कम नहीं करते। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं, सरकार द्वारा उपगत ऋण, ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदानों, ठीक है, उन अनुदानों को छोड़कर जिनसे परिसंपत्तियों का सृजन हो सकता है, तो अनुदानों आदि पर किए गए व्यय से होता है। इसके बाद आपको लिखना है इस प्रकार राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी होती है। इस तरह से आपको लिखना है राजस्व व्यय। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी होगी पूंजीगत व्यय, और इसमें आप लिखोगे कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत उन सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं कि देयताओं को कम करते हैं। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, अंशों में निवेश और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा पंचों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे इस प्रकार पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है अथवा देयता को कम करता है। इस तरह से आपको लिखना है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको तैयार करना है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? ठीक है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपका आस्क किया जा सकता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए, या फिर आपसे इस तरह से भी यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। ठीक है, तो आंसर आपको एक ही लिखना है इसका। समझ आ गया? अब इसके बाद देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यों की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। अब इसके बाद देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की शाख नियंत्रण रीतियों की विवेचना कीजिए। या फिर इस बार आपका ये प्रश्न आ सकता है, या फिर ये वाला प्रश्न आएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यों की विवेचना कीजिए, या फिर आपका ये वाला प्रश्न इस बार रखा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की
शाख नियंत्रण रीतियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो आपको ये वाला तैयार करना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ओके, इस प्रश्न को भी आप इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं हैं, या फिर यही प्रश्न आपसे इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको एक ही लिखना है। ओके, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं हैं या फिर पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसका प्रश्न आपको इसका आंसर आपको एक ही लिखना है। समझ आ गया। अब देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर रखा है कि मांग के नियम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है कि मांग के नियम को स्पष्ट कीजिए, या फिर यही प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मांग के नियम की व्याख्या कीजिए, या फिर आपसे इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि मांग के नियम को समझाइए। तो आंसर आपको इसका एक ही लिखना है। ठीक है, मांग के नियम को स्पष्ट कीजिए। ओके, तो आंसर आपको इसका एक ही लिखना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। ठीक है, उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। इसको भी आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। ऐसे ही आपका अगला प्रश्न है कि आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व बताइए। ठीक है, आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व बताइए। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व, इसके बाद आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आंसर लिखने से पहले आपको एक लाइन लिख देनी कि आय के चक्रीय प्रवाह के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट डालकर इसका आंसर देना है। समझ आ गया। ऐसे ही आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्पादन प्रणाली क्या है। ठीक है, उत्पादन प्रणाली क्या है, इसको आपको तैयार करना है। एंड आपको इस प्रश्न को भी देख लेना कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न को भी इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुणक से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। ठीक है, गुणक से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। तो इस प्रश्न को भी आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर लेना। ये प्रश्न इस बार आ सकता है। ठीक है, गुणक से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। ओके, इतना समझ आ गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।